सईद साहब, जैसा कि अभी शिवकांत साहब कह रहे थे कि जिस तरीके के कड़े कड़े बयान दोनों तरफ से दिए गए हैं, वो बयान अपने आप में इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दोनों अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को समझाने में लगे कि हम जो लक्ष्य लेकर चले थे उस लक्ष्य पे कायम है, और अब ये सारी चीजें इशारा करती हैं कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज करेंगे और मध्यस्थता कोई करेगा और फिर युद्ध रुक जाएगा। इन बयानों का ये मतलब निकाला जाए? जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये एक बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। देखिए, दोनों तरफ ये एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी करेक्ट है। जो श्रीकांत शर्मा जी ने कहा कि ये अपना अपना पोजीशन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि अपनी अगर जब वो जब पीस की बात करेंगे और अगर सीज फायर हो जाएगा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो कह सकते हैं कि भाई हमारी जीत हुई, हमने अपने टर्म्स पर सीज फायर एग्री किया। इसी तरह ईरान भी कह रहा है कि हमको कोई दिलचस्पी नहीं है ये वॉर रोकने में, और जब तक हमारी ये जो 3-4 कंडीशंस मैंने बताई थी, ये कड़ी कंडीशंस है, वो लगाए। तो ये भी एक अपना मौक़िफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है जो जल्दी से वो एकदम उसको तहस नहस करके खत्म कर दिया जाए। वो डीप रूटेड स्टेट है। अगर जबकि आपने देखा कि उनके स्पिरिचुअल लीडर अयातुल्लाह खमेनी की जो हत्या कर दी गई, उसकी फौरन बाद ही उन्होंने सारे गल्फ के खाड़ी के देशों पे हमला किया कुछ ही घंटों के अंदर। और ये भी बताया जाता है कि जितने जितने इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूज किए जा रहे हैं सारे खाड़ी देशों में और इजराइल में, उनकी कमी हो गई है। इसका मतलब कि ईरान अपने छोटे ड्रोन्स को भेजकर ये इनके जितने एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर मिसाइल्स है वो उसका खात्मा कर रहा है। तो ये एक लॉन्ग रन वॉर है। दूसरी चीज, एक स्ट्रैटेजिक बात ये कहना चाहता हूं। देखिए, ये जब ये युद्ध शुरू हुआ, जबकि बातचीत चल रही थी और उन्होंने युद्ध इंपोज किया यूएस और इजराइल ने, तो उनका सिर्फ मकसद मेरे हिसाब से सिर्फ रजीम चेंज नहीं है। रजीम चेंज के अलावा ये चाहते हैं कि खाड़ी में कोई ऐसा देश ना रहे जो इजराइल का मुकाबला कर सके। तो यानी कि कोई भी जीसीसी कंट्री, और ईरानी एक कंट्री था जिससे वो समझ सकते थे कि वो मुकाबला कर सके। तो ये एक तरीका के यह है कि सबको इनकेपेसिटेट कर दो, इतना कमजोर कर दो कि कोई इजराइल को चैलेंज ना कर सके। दूसरा एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक और ये भी हुआ, ये चाहते थे कि ईरान के जरिए चाइना पे एक वार करे कि चाइना का नुकसान हो, जैसे हर जगह थोड़ा ये चाइना और रशिया को माइंड में लेके हुए करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि ये युद्ध तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि इधर चाइनीज और रशियंस इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं और ईरानियन आईआरजी वही जगह मिसाइल डाल रही है जहां पर के यूएस इंटरसेप्टर्स है और थार्ड सिस्टम्स और इनकी बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स है। तो मैंने समझता कि दोनों तरफ अपने आप के मौक़िफ़ को लोग कमजोर करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि बातचीत की गुंजाइश जरूर है, और बहुत सारे जो कंट्रीज है रीजन में वो सब चाहते हैं कि बातचीत इन लोगों की शुरू हो, ताकि ये जो सारे हाँ, बिल्कुल हर कोई चाहता है कि ये बातचीत शुरू हो। अचल मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि बातचीत कैसे शुरू होगी, लेकिन एक सवाल और एम्बेसडर सईद साहब, चूंकि आप सऊदी अरब में एम्बेसडर रह चुके हैं, उस पूरे क्षेत्र में काफी लंबे समय तक भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, दुनिया को तेल नहीं मिलेगा ये अलग बात है, ईरान रोकेगा ये अलग बात है, लेकिन उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ईरान का तेल तो जाता नहीं था, सऊदी अरब का तेल जाता था, बाकी कई देश हैं जिनके तेल उससे गुजरते थे। उससे उनकी इकोनॉमी पर जो उल्टा असर पड़ेगा, इसका रिएक्शन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे ईरान को भी, उनकी इकोनॉमी को भी थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए ये देखिए, आपने देखा उन्होंने सेलेक्टिवली कुछ ऑयल टैंकर्स को जाने दिया, जैसे चाइना के ऑयल टैंकर्स को जाने दिया, कुछ और कंट्रीज के टैंकर्स को जाने दिया। ये हालांकि इंटरनेशनल लॉ के कंप्लीटली खिलाफ है। जो यूनाइटेड कन्वेंशन है जो लॉ ऑफ द सीज का, उसमें ये खास करके लिखा है कि किसी भी स्थिति में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया जा सकता, सिवाय एक दो रीजन। इंटरनेशनल लॉ की बात तो कोई कर ही नहीं सकता। अब तो जिस तरीके से ट्रंप ने इंटरनेशनल लॉ की को जिस लेवल पर ले आए हैं, इंटरनेशनल लॉ की कोई बात करेगा नहीं। अचल मल्होत्रा साहब, जो बात हम लोगों ने अभी शुरू किया था और एम्बेसडर सईद कह भी रहे थे कि अब हर देश चाहता है कि किसी तरह से इसको युद्ध को खत्म किया जाए। अभी एक संकेत भी दिया शिवकांत जी ने कि रशिया के प्रेसिडेंट से आप बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत में शामिल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पहल कहां से आएगी?
देखिए, अगर आप इतिहास पर नजर मारें तो ईरान जिस जिस लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सालों साल चली है। चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, और इनडायरेक्टली वो ukraine को सपोर्ट कर रहा है, तो पिछले 5 साल से वो लड़ाई चल रही है। तो ये तो हमारे पास एक बेसिस है ये कहने के लिए कि मुझे नहीं लगता कल या परसों लड़ाई बातचीत शुरू हो जाएगी। और बातचीत की टेबल पे भी आएंगे तो दोनों की पोजीशन जो है इररिकंसाइलेबल है, जो दोनों की डिमांड्स है, जैसे रशिया और यूक्रेन की बात करें तो बहरहाल इस लड़ाई को दो लोग, एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कई दिनों में बहुत टॉल क्लेम्स किए हैं। जो उनका नैरेटिव रहा है वो ये है कि उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गए हैं, उन्होंने सुप्रीम लीडर और उनकी लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उन्होंने उसकी इजराइल की जो सैन्य क्षमताएं हैं उसको खत्म कर दिया है, इजराइल का 80% ये तबाह हो गया है, 90% वो तबाह हो गया है, और हम ये वॉर को मतलब माहौल बना रहे हैं वो, बस माहौल बना रहे हैं। और उसके बाद अगर चाहें तो अगले दिन उठ के, जिससे एक दिन उठे थे वो, और उन्होंने हमारा 25% टैरिफ हटा दिया था और 18%, तो उसी तरह इसी तरह उठ के कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरी यही जो सब मुझे बुद्धि कम उनके लग पास रही है आए कि गुंजाइश, सुबह उठे और जो है सो अनाउंसमेंट कर दे कि युद्ध रुक गया। हाँ, कि हम गुंजाइश क्या जीत कम लग रही, बता गए, रहे थे। हम्म, कि हम जीत गए, ये कहेंगे हम जीत गए, और अब आगे हाँ, पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस और इन सब चीजों को देखते हुए कि मैं तो शांति दूत हूँ और ये मैं बंद कर रहा हूँ इस लड़ाई। बट दूसरा ये बिल्कुल। है चल, कि वो मुझे कम कम उम्मीद लग रही है, वो इनके जो अलाइज है वेस्ट एशिया में, जिनको इन्होंने बेसिस, जहाँ बेसिस एस्टैब्लिश करे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं किसी भी इनमें से किसी एक देश का हुक्मरान होता तो मैं इनसे जरूर कहता कि भाई आई एम फीलिंग चीटेड, तुमने मेरे देश का इस्तेमाल किया मेरे सुरक्षा का जो है के नाम पर, और इंतजाम नहीं सुरक्षा किया। के नाम पे आप मेरे लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें तबाही कर रहे हैं। तो ये सब देश इकट्ठे हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर डाले, वैसा कोई मुझे लग नहीं रहा। आपने देखा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो इकलौता रेजोल्यूशन जो अभी पास किया है, वो ईरान को टारगेट करके किया है। उससे पहले जो अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं है। दुनिया में कोई नहीं बोल रहा इन्होंने अमेरिकन से 165 बच्चों को मार दिया, उस पर किसी ने चू भी नहीं करी है हमारे समेत। तो कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब तक हल्ला गुल्ला नहीं मचाएगी, प्रेशर नहीं डालेगी, और ये नहीं बताएगी कि इसका इकोनॉमिक फॉल आउट जो है वो सिर्फ ये जो वॉर है सिर्फ रीजनल नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल है, और आने वाले दिनों में अमेरिका भी इससे नहीं बचेगा। और ये ट्रम्प का ये कहना कि ये छोटी मोटी कॉस्ट जो है बड़ी कॉस्ट के लिए बहुत छोटी कॉस्ट है, तो ये गलत है। तब उस हालात में हो सकता है बातचीत हो जाए, बट बातचीत टेबल पे आके होगी या फिर उसके बाद किस ये दोनों फेस सेविंग क्या है, सबसे बड़ी बात है कि फेस सेविंग क्या होगी। फेस सेविंग क्या ईरान होगी नहीं दरअसल मानने वाला, इसमें। ये ओपन, हाँ, हाँ, फेस सेविंग क्या ईरान होगी तो ये बड़ा नहीं सवाल। कहे, मैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सवाल एम्बेसडर सईद, जो अभी कह रहे थे अचल साहब कि अगर हम होते उन देशों में से किसी देश के हुक्मरान तो हम कहते कि भाई हमें तो धोखा मिल गया, हमारी सुरक्षा के नाम पे तुमने हमारे यहाँ बेस बनाया, उल्टा हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तुम कुछ देख नहीं रहे हो, तुम अपना मकसद कर रहे हो। तो इस तरह की यूनिटी क्यों नहीं आ रही है? देखिए, अभी आपने देखा कि पिछले दिनों, मतलब पिछले महीनों से जो ये चल रहा है, लास्ट ईयर का भी जो जून में इजराइल ईरान का हुआ, और उसके बाद इजराइल ने एक हमला कर दिया था कतर के ऊपर। उसके बाद से ये गल्फ के जो नेशंस है उनको अमेरिका से एतबार उठ गया, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 से एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर गल्फ में चल रहा है जो अमेरिका के अम्ब्रेला के अंडर और यूरोप की सहायता से चलता है, ज्यादातर अमेरिका की सिक्योरिटी के अंदर। तो जब वो हमला जब कतर पे हुआ तो उनको लगा कि ये अमेरिका कह तो रहा है उनके बेसिस है, हर चीज है, लेकिन उसको इन देशों को सेफ नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, जहां कतर है, कतर में उनका सबसे बड़ा बेस है। यूनाइट होने वाले बयान कहाँ आ रहे हैं सारे देशों की तरफ से? नहीं, देखिए, हो रहा ये कि जब वो उसके बाद में उन्होंने एक कहा कि हमको इस्लामिक देशों को आपस में बात करके कुछ ऐसी सिक्योरिटी इंतजाम करना चाहिए, जिसको उन्होंने उस टाइम पे इस्लामिक नेटो का नाम कहा और मुस्लिम क्वाड का नाम दिया कि भाई अगर मुस्लिम देश इकट्ठा हो तो हमको किसी और की सहायता की जरूरत ना पड़े। ये बात चली, और उसके बाद आपने देखा
सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद वो लोग चाहे कि टर्की को भी रोप इन करे। टर्की ने शुरू में अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा हट गए। तो इस डायरेक्शन में भी वो जा रहे हैं कि कुछ और ऑल्टरनेट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हो सकता है क्या, जिसके तहत वो अमेरिका से हटकर अपना खुद का इंतजाम और खुद की हिफाजत खुद कर सके। जी जी, कमर आगा साहब, ये क्या हो सकता है ऑल्टरनेट सिक्योरिटी स्ट्रक्चर? और ये जो मुस्लिम देश एक साथ हो जाएं, अपने सिक्योरिटी का अलग हिसाब किताब रखें, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्यों ये सारे देश अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अमेरिका हमारे रक्षा नहीं कर पा रहा है, ये जानते हुए भी कि अमेरिका हमें धोखा दे रहा है? पहली बात तो ये कि इनकी आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हैं, कट गया। इनकी आपस में भी बहुत लड़ाइयाँ हैं। कतर की क्यों सऊदी अरेबिया से नहीं बनती थी, हम सब जानते हैं, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना पाता। यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन हो गया, यमन को लेके हद्रमूत पे कब्जा कर लिया था जब यमन यूएई के बैक फोर्सेस ने। फिर उसके अलावा ये बिल्कुल ट्राइबल टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है इनका इंटरनल। दूसरी बात ये कि इनके पास सेनाएं नहीं हैं। कुछ तो देश बहुत छोटे हैं, बाकी जो बड़े देश हैं, सऊदी अरेबिया अकेला बड़ा देश है। इन सभी देशों ने अपनी रक्षा सुरक्षा अमेरिका के को सबलेट कर रखी है। इनका ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, उसी के तहत यानी सस्ता तेल देंगे अमेरिका को और अमेरिका उसके बदले में उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर उसके अलावा ये था कि पेट्रो डॉलर में ट्रेड करेंगे, तेल का कारोबार होगा, तो जिससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ। अब उनके सामने ये आ रही है समस्या कि अमेरिका उनको बचा नहीं सकता, वो खुद उनके पास सेना नहीं। मुस्लिम देशों में कोई कहीं डेमोक्रेसी होती या कुछ होता, एका होता, किसी कोई प्रोग्राम होता, वो सब तो कुछ है ही नहीं इन तमाम देशों में। एक फोरम्स हैं बादशाहों की, राजाओं की, वो बैठ जाते हैं, एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, उसकी सुनते नहीं। ईरान इस वक्त सबसे बड़ा पावरफुल लीडर आयतुल्लाह खamenei इमर्ज हो गए थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हीं ने फ़िलिस्तीन के मसले को जम के सपोर्ट किया था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पे इन बेसिस पे जब अटैक होता है तो वहाँ की जनता खुशी मना रही है। बहरीन में तो सड़क के ऊपर निकल आए, रोक भी नहीं पाई पुलिस। कुवैत के अंदर एक इनका अमेरिकन पायलट गिरा, उसको जूते से मारा लोगों ने वहाँ के उस एरिए के, और उसके बाद उसको एक पिकअप ट्रक पे पीछे डाल के अस्पताल में ले जाके हवाले कर दिया। ज़्यादा पीटा पाटा नहीं, मगर उसके साथ ये किया, उसकी रील बनाई और रील बना के अपलोड कर दी। तो पब्लिक की सिंपैथी भी नहीं है, ये रिजीम्स खुद बहुत पब्लिक की सिंपैथी भी नहीं है। बिल्कुल, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, एक सेकंड मैं लूंगा। ईरान की दो स्ट्रेटजी है। एक तो वो चाहता है कि जो इजराइल के साथ उसके रीसेट हो रिश्ते, ये आए दिन का अटैक, ये सब बंद होना चाहिए, वहाँ पे भी, लेबनान में भी, और वो प्रमोट कर रहा है फ़लस्तीन कॉज को। दूसरा ये कि वो अरब नेबर्स के साथ भी अपने रिश्ते को सेट करना चाहता है। वो चाहता है कि अच्छे फ्रेंडली रिश्ते हों, और वो तभी पॉसिबल होंगे जब तक ये बेसिस हैं नहीं, ये उसकी कंडीशन है, उसने रखी है, और इसी को वो प्रमोट कर रहे हैं। ये वॉर ऑफ, उनके लिए तो ये वॉर ऑफ रेसिस्टेंस है। वो बहुत लंबे समय तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। गरीब आदमी के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, और अमेरिकन इकनॉमी परमिट नहीं करती लॉन्ग ड्रॉन वॉर। अमेरिकन आर्मी इस कंडीशन में नहीं है। यूरोप की इकनॉमी ऑलरेडी तेल की सप्लाई से बहुत, और गैस ना आने से कतर के जिस दिन अटैक हुआ है कतर के एलएनजी पे, उसी दिन एक दिन के अंदर 50% गैस की सप्लाई बंद हो गई। रशिया से जो सस्ती गैस मिलती थी उनको, वो पहले ही आना बंद हो गई। तो बड़ी वो सारे एक प्रेशर है जो यूएस के ऊपर प्रेशर बन सकता है कि आप इसको कंप्रोमाइज करिए, आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए। लेकिन एक चीज जो है, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जो ऑयल फॉर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट था, खाड़ी देशों को सुरक्षा देने का जो दावा किया था यूएस ने, वो दावे की तो पोल खुल गई। अब यहां से इन देशों की रणनीति क्या होगी? क्या वो ईरान पर हमला करने के लिए यूएस के गोद में नहीं बैठे रहेंगे, या फिर कुछ अपना ऑल्टरनेट देखेंगे? अब देखिए लक्ष्मण जी, यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गोद में बैठे होते तो सब ज्वाइन कर लेते।
इनके सारे बेसिस को हुए हैं, वहां के लोगों को तंगी है, वो तो यूज नहीं करना देना चाहते हैं। 13 दिन की वॉर जो जून में हुई थी, पर उसके बाद ही इनको पता लग गया था इसको या तो ईरान भी मारेगा, कतर को तो मारा ही था, उधर से इजराइल भी इनको मारा था। उसके बाद ये भागे गए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, तो आइए हम उसके साथ हम सिक्योरिटी गारंटी कर लें, सऊदी अरेबिया। देखिए इतनी ज्यादा यहाँ के प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यदि आप देखिएगा ये लोग करना कुछ नहीं चाहते हैं, डेमोक्रेसी तो है नहीं। जो बात कर रहे थे कमर आगा साहब कि ये जो सुल्तान हैं, जो ये इतने अमीर शमीर घूमते हैं, ये अपने इनके फैमिलीज तो एब्सोल्युटली इन हाइट इसमें है, मगर वहां पर लोग ठीक है पैसा वैसा मिल जाता है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यदि आप देखिएगा तो इसको पढ़ने की चेष्टा कीजिए। ठीक है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो आया आपके इजराइल के ऊपर भी, ये बैटल शिफ्ट हुई है, ये हम लोग नहीं बात करते। ये ट्रांस अटलांटिक में जो रशिया यूक्रेन की बार से जो मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हुई, जिसको हम ट्रांस मेडिटेरियन कहते हैं, वो शिफ्ट हुई एज ए प्रॉक्सी। उसको चाइना ने और रशिया ने इसको शिफ्ट कराया। ये जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ था कत्लो-गारत हमास का, बैठे बैठे ऐसे कैसे हो गया, वहां तक तो ये शिफ्ट हुआ था और ईरान इसके पीछे था। ईरान को अब केवल क्लीन चिट दे देना कि नहीं ईरान तो सबसे, क्योंकि आज के दिन में उसने वहां गलती की थी। आप फ्रंटलाइन स्टेट बनेंगे तो आपका हालत ये होगा, मगर ईरान के हुक्मरानों को अब जो समझ में आनी चाहिए, ये जो कहना अरब स्प्रिंग कर देंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा और हम सुन्नी की डिवाइड, ये इनकी ये संभव नहीं है। अमेरिका यहां पर बताइए, अमेरिका का वो तो यहां से निकल चुका था, एक्चुअली अमेरिका मिडिल ईस्ट को छोड़ चुका था, इंक्लूडिंग कंप्लीट फ्लीट यहां से अबव द होराइजन स्ट्रेटेजी को जब वो लेके आया था, तो ही वाज जस्ट कंसंट्रेटिंग कि हम जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और इंडो पैसिफिक में जाएंगे। फिर वहां पर जब इन्होंने रशिया को छेड़ा तो वो आर्टिकल लेके आया, बैटल यहां थमने वाली नहीं है, ये सिर्फ